हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त व सुंदर भावनाओं के साथ बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इससे लाभ ले सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी आप अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन हमें देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। जी, हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य को आज। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 29 होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग आपको डाला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है पूर्ण भूतकाल होता। इसके चौथे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, जो हेडिंग के रूप में हमने यहाँ डलाया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आखिर हम किसी हिंदी वाक्य को कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान, पहचान का बोध होना चाहिए ना, क्योंकि पहचान से हमें विदित होता, हमें ज्ञात होता है कि कोई भी वाक्य किसी टेंस का कौन सा है ना। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हेडिंग हमने आपको डाला है पहचान। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ ई ये प्लस था आदि शब्दों के साथ एक या दो कार्यों का वर्णन हो तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, आइए एक बार और हम पहचान को स्पष्ट कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए प्लस था आदि शब्दों के साथ एकल आप कहिए या एक या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में आपका नहीं शब्द होना चाहिए। जो भी हिंदी वाक्य हमारे सामने होगा उसके बीच में नकारात्मक यानी नहीं शब्द होना चाहिए और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द होने चाहिए ना। वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं ना। और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे या आ ये शब्द आ सकते हैं और इनके साथ था भी होना चाहिए, यानी आ सकता है या इनके मात्रा आ सकते हैं और इनके साथ साथ था भी हो सकता है, था भी आएगा। तो हम और एक बात और उसमें हमें मिलनी चाहिए कि उस वाक्य में एक कार्य का वर्णन हो सकता है या दो कार्यों का भी वर्णन हो सकता है, यानी एकल कार्य भी आ सकता है वाक्य में या दो कार्यों का वर्णन होगा। तो हम श्योर हो जाएंगे, हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए हम आगे चलें। देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला नियम में। हमने आपको बताया था किसी भी टेंस का हम प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, उनके लिए हम नियम ए और नियम बी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नियम ए इसलिए हम पढ़ते हैं और नियम बी इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले भी आता है, वाक्य के बीच में आता है। तो नियम में वहाँ पर लागू करके हम वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं, हिंदी वाक्य का अनुवाद करते हैं
जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और नियम भी वहाँ पर लागू करके हम हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है ना, या आता है। तो आइए नियम ए को देखते हैं। नियम ए आखिर कहता क्या है। देखिए नियम ए यही कहता है, नियम ए का पहला पॉइंट, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हमने आपको बताया नियम ए का पहला पॉइंट क्या, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन। हमें यहाँ कर्ता से कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली है कि कर्ता ही सी इट दिस दैट नेम एक वचन है या कर्ता आई यू वी दे दिस दो बहुवचन करता ना, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं, कर्ता कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कर्ता ना दोनों कर्ता के साथ हमें हैड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और डॉट डॉट के बीच में आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है ना। आइए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते। देखिए यहाँ कर्ता लिखेंगे प्लस नाट, देखिए दो बार नाट नहीं लिखेंगे, यही नाट कर्ता के साथ आ जाता है, क्योंकि पहले हेड सहायक क्रिया को लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं नाट, मतलब यही नाट है, एक ही बार लिखेंगे ना। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते। जी हाँ, यहाँ पर मेन वर्ब जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे, इसके बाद कर्म को लिखते हैं, और इसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं, और छठा पॉइंट कहता है बिफोर या आफ्टर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। देखिए जब हम इसमें देखिए दो कार्य आएगा ना, दो कार्य, जब वाक्य में दो कार्य आएगा तो इनका प्रयोग करना होगा, यहाँ से इनका भी प्रयोग करेंगे हम, लेकिन जब वाक्य में एकल कार्य होगा तो यहाँ तक ही वाक्य केवल ट्रांसलेट कर लेंगे ना। देखिए हमने नोट पॉइंट में आपको बताया था, नोट पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि यदि वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता है, यदि वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट हम किसके अनुसार करते हैं, पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करते हैं, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। तो देखिए वहाँ वाक्य में देखिए से पहले या से पूर्व या के बाद या के पश्चात वाक्य आते हैं ना, तो उनसे वाक्य को जोड़ते हैं। अगर से पहले या से पूर्व आए तो बिफोर से जोड़ते हैं, क्योंकि बिफोर का अर्थ ही होता है से पूर्व या से पहले ना, और आफ्टर आए, आफ्टर के बाद आए या के पश्चात आए तो उसका अर्थ क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के पश्चात या के बाद, तो आफ्टर। यानी आप समझ गए होंगे कि वाक्य में अगर से पूर्व आए, से पहले आए या के बाद आए या के पश्चात आए तो किसी एक काम प्रयोग कर देंगे ना। से पूर्व या से पहले आए तो बिफोर से वाक्य को जोड़ेंगे, अगर के बाद या के पश्चात आए तो आफ्टर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा नियम आ सकते हैं, या उसका सिंपल वाक्य होगा तो सिंपल के नियमानुसार करेंगे, अगर निगेटिव होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य के अनुसार करेंगे। हमने लिखाया ना, यदि इंट्रोगेटिव होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमने नियम लिखाया उसके अनुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे। बात समझ में आई क्या? एक बार और देखते हैं। वाक्य को हम क्या करेंगे, वाक्य को बिफोर आफ्टर से जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार ही करेंगे ना। आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में और भी स्पष्ट बात हो जाएगी। नियम का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे ना, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नाट को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं ना, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखने के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिखेंगे, इसके बाद वाक्य को देखिए बिफोर या आफ्टर से जोड़ेंगे। हमने आपको बताया कि जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार यानी इसके अनुसार कर देंगे ना, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे। तो लेकिन यहाँ देखिए वाक्य को बिफोर या आफ्टर से हम जोड़ेंगे भी, क्यों देखिए जब वाक्य में से पहले या से
पूर्व आ जाए तो वहां बिफोर का प्रयोग कर देंगे। बिफोर का अर्थ ही होता है ना से पहले या से पूर्व ना। अगर वाक्य में के बाद आए या के पश्चात आए तो आफ्टर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आफ्टर का अर्थ ही होता है, आफ्टर का अर्थ ही होता है के बाद या के पश्चात। इसके बाद उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के नियम अनुसार करेंगे ना, जिसमें कार्य बाद में समाप्त होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सिंपल सेंटेंस होगा यानी साधारण वाक्य होगा तो सिंपल के नियम अनुसार उसे कर देंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य वह होगा, ठीक, जो निगेटिव वाक्य होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो उसे किसके अनुसार करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव के नियम अनुसार करेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमने नियम लिखाया उसके अनुसार करेंगे। हमने आपको पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना पहले ही। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसे इंट्रोगेटिव के नियमानुसार करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहा तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे, उसका अनुवाद बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप इसे भी समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने लिया है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, इसको हम देख लें। देखिए नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, अगर वाक्य में हमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलेगा तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी को लिख देंगे ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट नाट सहायक क्रिया का प्रयोग करते, यानी है डॉट डॉट नाट सहायक क्रिया को लिखते। जी हाँ, यहाँ भी कर्ता सिंगुलर नंबर का है या कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट नाट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते। यह कर्ता देखिए यही है, क्योंकि मध्य में ही सब्जेक्ट यहाँ आता ना, यह नाट यही है, एक ही बार नाट को लिखेंगे, लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट कहता है नियम बी का मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं और छठा कहता है अन्य को लिखते हैं। इसके बाद देखिए सातवां कहता है बिफोर या आफ्टर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। क्या, देखिए अगर वाक्य में से पहले या से पूर्व आए तो बिफोर को लिख देंगे, या के बाद के आफ्टर आए तो सॉरी के बाद या के पश्चात आए तो आफ्टर का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ेंगे। लेकिन दूसरा जो वाक्य होगा जिसमें कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वह सिंपल वाक्य होगा तो सिंपल के नियमानुसार, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वह निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव के नियमानुसार, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे ना। तो आशा करते हैं नियम बी को भी आप समझ पाए होंगे। आइए नियम ए का हम स्ट्रक्चर या फार्मूला देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला नियम बी का क्या कहता है, कहता है सबसे पहले किसे लिखेंगे, WH को। आपको पता है कि नियम बी हम वहाँ लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आपको विदित, आपको ज्ञात है, आप जानते हैं भली भांति कि उन सभी प्रश्नवाचक शब्द WH से ही शुरू होते हैं, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे वाई हो, चाहे वाट हो ना, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो ना WH से शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले WH को लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हेड डॉट डॉट नाट सहायक क्रिया, यानी सबसे पहले हेड को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ, इसके बाद नाट को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्म को लिखते हैं, इसके बाद अदर। यह देखिए पास्ट परफेक्ट का, यह पास्ट परफेक्ट का यह पूरा नियम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का यह नियम यहाँ तक हुआ। इसके बाद वाक्य में अगर हमें से पूर्व से पहले दिख जाए, से पूर्व या से पहले दिख जाए तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, या वाक्य में के पहले आ जाए सॉरी के बाद आ जाए या के पश्चात आ जाए तो आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अगर वह सिंपल वाक्य होगा तो सिंपल के नियमानुसार, अगर निगेटिव वाक्य होगा तो निगेटिव के नियमानुसार, अगर इंट्रोगेटिव का वाक्य होगा तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार करेंगे ना। हमने आपको बताया था, नोट पॉइंट में हमने लिखाया है कि जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार
और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल होगा तो सिंपल के नियमानुसार, पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो नेगेटिव के नियमानुसार, अगर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य होगा इंट्रोगेटिव के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद बनाते हैं दूसरे वाक्य का ना। तो आशा करते हैं आप पहचान को, नियम को, नियमे, नियम बी और इनके स्ट्रक्चर को भली भांति समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम एग्जाम्पल को, उदाहरण को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो काफ़ी समस्या होती है। तो हम बहुत ही मधुर वे में, बहुत ही स्पष्ट वे में, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको धीरे धीरे हम सिखा देंगे, बता देंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल को हम देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। आप इन्हें स्पष्ट कर लें, नियम को समझ लें, पहचान को समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें लोगों तक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।